Hello and welcome to Study Adda, and the concept which we are going to talk about is types of offer. Offer के 6 types होते हैं. First is general offer, second is specific offer, third is counter offer, fourth is cross offer, fifth is implied offer and the last is express offer. तो क्या होता है कि ऑफर ये 6 तरीके के होते हैं. हम एक एक करके इनको सबको समझते हैं. सबसे पहला होता है जनरल ऑफर. जनरल ऑफर क्या होता है? X इज अ पर्सन जिसका सन मिसिंग है. X इज अ पर्सन जिसका सन मिसिंग है. वो एक न्यूज़पेपर में ऐड निकालता है कि whosoever finds my son I will give him 5,000 rupees. ठीक है, जो भी मेरे बेटे को ढूंढ करके लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये दूंगा. तो अब Y इस ऑफर के बारे में पढ़ता है और उसके बेटे को ढूंढता है और टेलीग्राम भेज के उसको बता देता है कि यस आई फाउंड योर बॉय, यू कैन टेक हिम. तो अब Y ने क्या किया, ये जो ऑफर था ये जनरल था फॉर द होल वर्ल्ड, है ना, ठीक है ना. तो Y ने क्या किया, इस ऑफर के बारे में पढ़ा और उस ऑफर के जो कंडीशंस थी उन्हें पूरा कर दिया. तो इसने ऑफर को पढ़ा, कंडीशन पूरा करके, हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ कंडीशंस पूरी करके भी एक्सेप्टेंस हो सकती है. इन्होंने कंडीशन पूरी करी, उसे एक्सेप्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया. अब इन्हें 5,000 रुपये देने पड़ेंगे. तो ये होता है जनरल ऑफर कि जिसको भी ऑफर सबके लिए होता है और जो भी उस ऑफर की कंडीशंस पूरी कर देता है वो उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है. तो ये हुआ आपका जनरल ऑफर. इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की कि स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है. स्पेसिफिक ऑफर होता है जैसे कि जनरल ऑफर पूरे वर्ल्ड के लिए होता है, वैसे स्पेसिफिक ऑफर एक स्पेसिफिक आदमी के लिए होता है. किसके लिए होता है? एक स्पेसिफिक आदमी के लिए. स्पेसिफिक ऑफर स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है. सपोज करिए X ने Y को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल यू माई कार फॉर हाउ मच मनी, फॉर 1 लाख. तो ये जो Y है ये ऑफर सिर्फ Y के लिए है. इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि Z आकर के बोले यस आई वॉन्ट टू कार योर बाय मिस्टर X, आई वॉन्ट टू बाय योर कार. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ X ने क्योंकि Y को दिया है तो Y अगर चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑफर है. अब इसके बाद हम तीसरा ऑफर देखते हैं विच इज काउंटर ऑफर. काउंटर ऑफर क्या होता है कि जब आप किसी को ऑफर दें और वो उधर से दूसरा ऑफर आपको दे दें, ठीक है. तो क्या होता है उसमें वो कुछ वैल्यू चेंज कर देते हैं, कुछ कंडीशन चेंज कर देते हैं. सपोज करिए कि X ने Y को बोला कि मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ 10,000 रुपये में, ठीक है. तो Y ने X को क्या बोला कि मैं आपका घोड़ा खरीदना चाहता हूँ पर 8,000 रुपये में, है ना. X ने Y को बोला मैं अपना हॉर्स सेल करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स फॉर 10,000. और Y ने X को बोल दिया यस आई वॉन्ट टू बाय योर हॉर्स फॉर 8,000. तो Y ने क्या किया, एक काउंटर ऑफर दे दिया. X ने जो ऑफर दिया उसका काउंटर ऑफर दे दिया कि नहीं मुझे 10,000 में नहीं खरीदना, मुझे 8,000 में खरीदना है. तो अब X के पास ऑफर है, X चाहे तो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और अपना घोड़ा 8,000 रुपये में बेच सकता है. तो ये होता है काउंटर ऑफर कि जब आप किसी को ऑफर दें वो सामने से आपको दूसरा ऑफर दे दे, ठीक है. ये इसे बोलते हैं काउंटर ऑफर. फिर हम बात करते हैं क्रॉस ऑफर की. क्रॉस ऑफर में क्या होता है, सपोज करिए X है, X ने Y को बोला कि भाई मैं 5,000 रुपये में आपको अपना साइकिल बेचना चाहता हूँ और Y ने भी X को बोला कि जी हाँ मैं 5,000 रुपये में आपको आपका साइकिल खरीदना चाहता हूँ. तो होता क्या है, जब सपोज करिए X ने ये टेलीग्राम से भेजा इसको, तो X ने यहाँ से टेलीग्राम निकला, Y तक पहुंचा नहीं, Y को पता भी नहीं था कि मेरे को X ने कोई ऑफर भेजा है और उससे पहले Y ने भी इधर से एक ऑफर भेज दिया. दोनों ऑफर बीच में क्रॉस हुए, इसलिए इन्हें बोलते क्रॉस ऑफर.
ठीक है, तो ये मतलब Y की नॉलेज में नहीं था कि मैंने कोई ऑफर इसको भेजा है, तो ये होती है क्रॉस ऑफर। इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, पर जो ऑफर इनने इनको दिया वही ऑफर इनने इनको दे दिया, अब जो जैसी एक्सेप्टेंस उसमें हो जाए। ठीक है, तो ये होते हैं क्रॉस ऑफर। अब इसके बाद है आपका इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है कि वो एक्सेप्टेंस और ऑफर उसमें इम्प्लाइड रहती है। सपोज करिए कि एक इंसान था ए, वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन से उतरा, ठीक है, वहां पे उसने अपना सामान रखा। बी हु इज अ कुली, वो आया, उसने ए का लगेज उठाया, है ना, और लगेज उठा के वो चलता बना। अब जब बी ने लगेज उठाया तो ए ने उसे रोका नहीं, तो बी ने क्या किया, ए को एक इम्प्लाइड ऑफर दिया, यस आई विल कैरी योर लगेज एंड यू विल हैव टू पे मी। तो क्योंकि ए ने बी को रोका नहीं, मना नहीं किया, या फिर किसी भी तरीके की पैसों की बात नहीं करी, तो ए ने एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी उसमें अपनी दे दी कि हाँ आप उठाइए, मैं आपको पे करूंगा। तो ये होते हैं इम्प्लाइड ऑफर, क्योंकि अगर बी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो उसे रोक देता। वो एक इम्प्लाइड ऑफर था कि हाँ मैं आपका सामान लेके चल रहा हूँ और आप मेरे को पैसे दे देना, और क्योंकि बी ने रोका नहीं तो उसने उस ऑफर का, ए ने रोका नहीं तो उसने उस बी के उस ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया। ऐसे होता है इम्प्लाइड ऑफर। ठीक है ना, समझ रहे हैं। ए रेलवे स्टेशन पे उतरता है, अपना लगेज रखता है, बी हु इज अ कुली आकर के उस लगेज को उठा लेता है और ए उसे रोकता भी नहीं है। तो वो एक इम्प्लाइड ऑफर था बी की तरफ से कि हाँ मैं आपका सामान उठा रहा हूं, ठीक है, ये मेरी तरफ से कंसिडरेशन है और आप मुझे पैसा दीजिए, वो आपकी तरफ से कंसिडरेशन है। तो ये होता है इम्प्लाइड ऑफर। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं एक्सप्रेस ऑफर की। एक्सप्रेस ऑफर क्या होते हैं? एक्सप्रेस ऑफर वो होते हैं जो पूरे एक्सप्रेस्ड रहते हैं, जिनकी एक पूरी की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं और उन टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से ही उन ऑफर्स का जो है एक्सेप्टेंस होता है। तो एक्सप्रेस ऑफर में क्या होता है कि सपोज करिए कि ए ने बी को बोल दिया कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये में अपना घर बेचूंगा, ठीक, और बी को अब 10,000 रुपये में ही वो घर खरीदना है, ठीक। वो एक एक्सप्रेस ऑफर है और उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। उस टर्म्स एंड कंडीशन से अलग हटके कोई बात नहीं हो सकती। एक्सप्रेस ऑफर मतलब बेसिकली रिटर्न ऑफर, सब कुछ एक जगह रिटर्न डाउन है, पूरी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं और जो भी होगा उस ऑफर के हिसाब से ही होगा। उस ऑफर के अलावा, उस ऑफर में जो जो भी चीजें लिखी हुई हैं उनके अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो होता है एक्सप्रेस ऑफर। समझ रहे? एक्सप्रेस ऑफर आप मतलब आपको अगर उस चीज की एक्सेप्टेंस करनी है तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को मानते हुए ही करनी पड़ेगी जो उस एक्सप्रेस ऑफर में लिखी हुई है। हो सकता है ना भी हो कोई टर्म्स एंड कंडीशन, पर जो एक्सप्रेस ऑफर होता है उसमें जैसा मतलब पूरा रिटन डाउन रहता है, तो वो रिटन डाउन जैसा लिखा हुआ है वैसा ही आपको उसे फॉलो करना है, आप उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं कर सकते। तो ये बात हुई टाइप्स ऑफ ऑफर की कि टाइप्स ऑफ ऑफर क्या होते हैं, कितने ऑफर होते हैं। हमने बात की जनरल ऑफर की, स्पेसिफिक ऑफर की, काउंटर ऑफर की, क्रॉस ऑफर की, इम्प्लाइड ऑफर की और एक्सप्रेस ऑफर की। अब हम बात करते हैं 3 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। कितने तरीके के एग्रीमेंट होते हैं? 3 तरीके के एग्रीमेंट होते हैं। कौन कौन से? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट और वैलिड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट और वैलिड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट होते हैं 3, ठीक है। फर्स्ट इज void, second is voidable and third is valid.
फर्स्ट इज वॉइड, सेकंड इज वॉइडेबल, थर्ड इज वैलिड। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? हम शुरू से बात कर रहे हैं कि कुछ एग्रीमेंट वॉइड होते हैं, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली वो एग्रीमेंट होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत बड़ा एसेंशियल एलिमेंट नहीं होता। सपोज करिए कि वो इन्फोर्सिएबल ही नहीं है लॉ से, या फिर वो जो एग्रीमेंट कर रही है जो पार्टी है वो माइनर है, या फिर वो इनसेन है, अनसाउंड माइंड का है, बैंकरप्ट है, एक्सप्रेसली बार्ड है बाय लॉ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। तो बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू फॉर्म एन एग्रीमेंट, टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, वो अगर मिसिंग हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब वॉइड का मतलब नॉर्मली क्या होता है कि नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या मतलब होता है? नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। void means not enforceable by law। अब void agreements को हम एक लीगल टर्म से भी बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं न्यूडम पैक्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है न्यूडम पैक्टम का? नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड। नल मतलब जीरो और वॉइड मतलब नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। न्यूडम पैक्टम, नल एंड वॉइड, तो ये होते हैं आपके वॉइड एग्रीमेंट। अब वॉइड एग्रीमेंट बेसिकली क्या होते हैं कि एक 5 साल का बच्चा है, उसने किसी से अपने पिताजी का घर बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। इज अ 5 years ओल्ड बॉय एक्स एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद वाई, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा क्योंकि ये ही इज अ माइनर एंड ही कैन नॉट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। सपोज करिए एक्स और वाई दोनों मेजर हैं और एक्स बोलता है कि मैं आपको 5 AK-47 राइफल दूंगा, तो क्या AK-47 राइफल सप्लाई करना किसी इंसान को लीगल है? नहीं है, तो वो भी एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो जो चीज इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो किसी एक पार्टी की चॉइस पे रहते हैं कि चाहे तो वो उसे वैलिड बना दे, चाहे तो वो उसे वॉइड बना दे। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें कुछ मिस्टेक से, अंडू इन्फ्लुएंस से, कोअर्जन से एक पार्टी को जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है, या फिर उसे कुछ मतलब मिस्टेक में रखा जाता है, या किसी भी जो भी चीज, जो भी ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें जो मिस्टेक्स हैं वो बताई नहीं जाती। सपोज करिए कि एक्स ने, ठीक है, एक्स है, उसका वाई है और एक्स का डॉक्टर है जेड। एक्स अपने डॉक्टर की सारी बातें मानता है और ये चीज डॉक्टर को भी पता होती है और वाई को भी पता होती है। तो डॉक्टर जेड क्या होता है, एक्स को बोलते हैं कि भाई तुम अपनी कार ना 1 लाख रुपए में वाई को बेच दो, जबकि उस कार की प्राइस होती है 3 लाख रुपए। तो एक्स क्योंकि डॉक्टर जेड की सारी बातें मानता है तो वो वाई को अपनी कार बेच देता है। अब जब एक्स को ये चीज पता चलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्स के पार्ट पे वॉइडेबल है। एक्स चाहे तो उसे 1 लाख में बेच दे या वापस भी ले सकता है, या फिर 3 लाख में बेचना चाहे तो 3 लाख में बेचे। क्यों? क्योंकि जेड की अनड्यू इन्फ्लुएंस में आकर के एक्स ने वो एग्रीमेंट में एंटर किया था, तो वो बेसिकली उसकी फ्री कंसेंट ऐसा नहीं मानी जा सकती। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो एक पार्टी की ऑप्शन पे रहते हैं, या तो वो उन्हें वॉइड बना दे या फिर उन्हें वैलिड बना दे। ये होते हैं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब तीसरी की जब हम बात करते हैं, तीसरा होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो अगर किसी क्या कहते हैं एग्रीमेंट में है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है।
अब कॉन्ट्रैक्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट है हमने उनके बारे में बात की थी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फिर तीसरा ध्यान है आप लोगों को, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज जो हैं वो केपेबल होनी चाहिए, है ना, और एनफोर्सेबल होना चाहिए लॉ से, और पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर ये सारी चीजें किसी एग्रीमेंट में हैं तो वो एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट है। तो क्या बात करी हमने, कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, पार्टीज होनी चाहिए, पार्टीज की कैपेसिटी होनी चाहिए, जो एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, और पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। तो वो होती है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की निशानी। तो ये होते हैं आपके तीन तरीके के एग्रीमेंट, वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड। वॉइड जो होते हैं वो शुरू से ही नल एंड वॉइड होते हैं एग्रीमेंट, उनमें किसी भी तरीके का क्लेम नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। और वॉइडेबल जो होते हैं वो किसी एक पार्टी के उस पे रहते हैं, ऑप्शन पे रहते हैं कि वो चाहे तो उन्हें वॉइड बना दे, चाहे तो उन्हें वैलिड बना दे। और वैलिड हमने बता ही दिया आपको कि जो ये 5-6 एलिमेंट्स हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वो अगर उसमें हैं तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं लीगैलिटी की। किस चीज की बात करते हैं, लीगैलिटी की। लीगैलिटी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कुछ लीगैलिटी होती है, कुछ भी नहीं होती। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड ही इसलिए होता है क्योंकि वो लीगल नहीं होता, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसी एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है, चाहे तो वो उसे लीगल बना दे, चाहे तो वो उसे इल्लीगल बना दे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है लीगैलिटी, जिसमें वॉइड की कोई लीगैलिटी नहीं होती, और वॉइडेबल की लीगैलिटी किस चीज पे होती है, एक पार्टी पे डिपेंड करती है कि वो चाहे तो उसे लीगल बनाए, चाहे तो उसे इल्लीगल बनाए। दूसरी क्या होती है, एनफोर्सिएबिलिटी। क्या होती है, एनफोर्सिएबिलिटी। एनफोर्सिएबिलिटी की भी जब हम बात करते हैं तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल होते हैं, नहीं होते, और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होते हैं, लेकिन वो एक पार्टी के ऑप्शन पे एनफोर्सिएबल होते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें वॉइडेबल में उस पार्टी के ऑप्शन पे चल रही हैं। अब लीगल वॉइड भी होता है, वॉइडेबल भी होता है, ठीक है, लेकिन जब एनफोर्सिएबल की बात आती है, तो एनफोर्सिएबिलिटी की जब बात आती है तो ये तो भाई वॉइड तो एनफोर्सिएबल हो ही नहीं सकता, और जब वॉइडेबल की बात आ रही है तो वो पार्टी के ऑप्शन पे, वो चाहे तो उसे वॉइड बना दे, चाहे तो उसे वैलिड बना दे। तो लीगल दोनों होते, लीगल वॉइडेबल लीगल होता है, वॉइड लीगल नहीं होता है, पर जब एनफोर्सिबल की बात आती है तो ये नहीं होता है, ये एक पार्टी के ऑप्शन पे होता है। और तीसरी बात आती है कंपनसेशन की। कंपनसेशन, और कंपनसेशन क्या होता है कि वॉइडेबल में कंपनसेशन मिल सकता है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, और वॉइड में किसी तरीके के कोई कंपनसेशन की बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो नल एंड वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग है। समझ रहे हैं, अब जो चीज पहले से ही नल एंड वॉइड है उसमें आप किस तरीके का कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, वो एनफोर्सिबल। जब लॉ उस चीज को सही नहीं मानती तो लॉ उसके लिए आपको कंपनसेशन क्यों दिलाएगा, लॉ आपको कोई कंपनसेशन वॉइड एग्रीमेंट्स में नहीं दिलाता, और वॉइडेबल में दिला सकता है। और लीगैलिटी की जब हम बात करते हैं तो वॉइडेबल लीगल होता है, वॉइड इलीगल होता है, और एनफोर्सिएबिलिटी की जब बात करते हैं तो वॉइड अनएनफोर्सिबल होता है, और वॉइडेबल एक पार्टी की ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ही वांट्स
it to get enforced, तो he can enforce it, और if he don't want to get it enforced, तो he can make it unenforceable। तो ये होता है आपके 3 तरीके के एग्रीमेंट। अब हम अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। सो लेट अस नाउ टॉक अबाउट व्हाट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट इज। तो अगर हम लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे ना, तो इतने सारे लॉफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि पढ़ते 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 शायद एक हफ्ता गुजर जाए और हम सारे लॉफुल ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो हमारे लॉ मेकर्स हैं ये चीज़ तो वो भी जानते हैं कि भाई आप लोग अभी क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट पढ़ने बैठेंगे तो फिर 2-3 साल का क्लैट तो निकल जाएगा, पर आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये नहीं बताया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन्होंने ये बताया कि लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या नहीं होता है। ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो लॉफुल नहीं होते हैं, ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जिनमें एक पर्सन जब एंटर करता है तो उसे ऐसा करने के लिए लॉ अलाउ नहीं करता है। सबसे पहला होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी इंसान पे शादी करने की रोक लगाता हो, वो एग्रीमेंट लॉफुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाई हमारे लॉ में लिखा है कि जो जिससे चाहे जैसे चाहे शादी कर सकता है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट है, बहुत से ऐसे लॉज हैं जो भाई लोगों को अलाउ करते हैं हर रिलीजन में कि वो जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। एक एज दे रखी है, एज के बाद वो उन पे कोई भी ऐसा किसी तरीके का बाउंडेशन नहीं होता। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी इंसान पे रिस्ट्रेन लगा रहा हो कि आप या तो किसी पर्टिकुलर आदमी से ही शादी करेंगे या तो फिर आप किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ पर्सन्स में ही शादी करेंगे, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होता है। सपोज करिए ए फादर ऑफ सी, एज फादर ऑफ सी, वो अपने बेटे से बोलता है कि भाई तुम सिर्फ डी से ही शादी करोगे, तुम सिर्फ डी से ही शादी कर सकते हो और किसी से भी शादी नहीं कर सकते। तो अगर सी डी से शादी करना नहीं चाहता है तो ये एग्रीमेंट है इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज और ये एग्रीमेंट वॉइड होगा। समझ रहे हैं? या फिर वो ऐसा बोलता है कि ए एंड सी बोथ, ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और डी बीइंग हिज फादर ए से बोलता है कि तुम सी से शादी नहीं कर सकते, तो ये एक रिस्ट्रेंट है मैरिज का और ये एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, ये एग्रीमेंट लॉफुल नहीं माने जाते। पर हाँ, जब बात होती है माइनर की, तो माइनर से ऐसा कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है क्योंकि माइनर की एज नहीं होती। लेकिन जब उसकी एज शादी के लायक हो जाती है, मतलब कि वो इंडियन लॉ में 21 साल का हो जाता है, उसके बाद ऐसा कोई भी एग्रीमेंट उसके लिए भी वॉइड होगा। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसमें किसी इंसान से शादी करने की रोक लगाई गई है तो वो जो है एग्रीमेंट लॉफुल नहीं होता है। सपोज करिए ए के फादर बी उससे बोलते हैं कि तुम सिर्फ एक टीचर से ही शादी करोगे। किससे शादी करोगे? टीचर से। अब ए को करना था डॉक्टर से क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर है। अब बी के जो ए के पापा बी हैं वो भाई किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो उन्हें बढ़िया टीचर लोग बहुत पसंद आते हैं, तो वो कह रहे नहीं तुम तो टीचर से ही करोगे। तो ये वो उनने क्या बोल दिया कि एक क्लास ऑफ पीपल बता दिया, उनने एक क्लास ऑफ पर्सन उन्होंने बता दिया कि आपको सिर्फ इन्हीं से शादी करनी है या इनसे ही शादी नहीं करनी है। तो वो एक रिस्ट्रेन हो जाता है, आप किसी को शादी के लिए ऐसे रोक नहीं सकते, उसकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे जैसे चाहे शादी कर सकता है। तो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ अ मैरिज इज वॉइड। दूसरा आता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड।
ये क्या कहता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी इंसान को, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो किसी इंसान को बिजनेस करने से रोके, ट्रेड करने से रोके, जिसका उसे एक राइट है, एवरी पर्सन इन इंडिया हैज अ राइट टू कैरी ऑन हिज बिजनेस, हिज ट्रेड, हिज ऑक्यूपेशन, और अगर ऐसा कोई भी रिस्ट्रेन किसी एग्रीमेंट में कोई दूसरा पर्सन किसी पर्सन पे लगाता है तो वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, वो वॉइड माना जाएगा। समझिए कि ए बी से बोलता है कि तुम अपना बिजनेस क्लोज कर दो और मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड है। क्यों? क्योंकि वो बी को उसकी जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है उससे रोक रहा है, उस फ्रीडम ऑफ ट्रेड को वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ए बी को ऐसा बोलता है तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड माना जाएगा। और बी जो है वो अगर ए उसे 1 करोड़ रुपए नहीं देता तो बी कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मुझे 1 करोड़ रुपए नहीं दे रहा है, मैं अपना बिजनेस बंद कर रहा हूँ। फिर भी क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट ही लॉफुल नहीं है, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो ही लॉफुल नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड लॉफुल नहीं माना जाता है। समझ रहे? रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं माना जाता है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कि वो उसके ही बिजनेस के अच्छे के लिए हो, जैसे कि मान लीजिए ए जो है वो बी से बोलता है कि तुम्हारे पास जितना भी क्वांटिटी में गुड्स हैं सब मैं खरीदूंगा, ठीक है। तो ये उसकी जो बिजनेस है उसको रिस्ट्रेंट नहीं कर रहा है, ये तो उसे और प्रमोट कर रहा है कि भाई जितना भी मटेरियल तुम्हारे पास पड़ा है सब मैं कर दूंगा, तो तुम्हारा तो प्रॉफिट ही होने वाला है, कहीं से कहीं तक लॉस नहीं होने वाला और ज्यादा तुम्हारा बिजनेस ग्रो करेगा आगे चल के। तो दिस इज नॉट रिस्ट्रेंट, दिस इज प्रमोटिंग हिज बिजनेस। लेकिन हाँ, बी ए इज नॉट बाउंड टू बाय एवरीथिंग, ठीक है। ए इज नॉट बाउंड टू बाय एवरीथिंग, क्योंकि अगर बी उससे बोलेगा कि नहीं मेरे पास तो जितना है आपको सारा का सारा ही खरीदना पड़ेगा, तो हो सकता है उससे ए लॉस सफर कर जाए। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं, अब ए को खरीदना है समझिए 100 टन्स और बी के पास पड़ा है 120 टन्स, तो बी ये नहीं कह सकता कि नहीं आपको तो 120 टन्स ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उससे हो सकता है ए लॉस सफर करे, ए की जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रेंट हो रही है। तो इसलिए ए इज नॉट बाउंड टू बाय ऑल द क्वांटिटी, बट हाँ ए को जितनी क्वांटिटी चाहिए वो उतनी क्वांटिटी बी से खरीद सकता है, और ऐसा एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है बिजनेस को, ना कि रिस्ट्रेंट कर रहा है। तो बेसिकली एन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज आर वॉइड। इन देखिए इन सारी चीजों को हम जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छे से समझेंगे। अभी तो क्या है कि आप इनका एक कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट क्या होता है। जब हम लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो लॉफुल ऑब्जेक्ट के अंदर ये कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि लॉफुल नहीं माने जाते, ठीक है। अब इन पे हम अलग अलग तरीके के 8-10 क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो ये और आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्योंकि एक लीगल एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है कि थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, बट वो थ्योरी आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं तब तक हम ये थ्योरी हमारे किसी काम की, क्योंकि ये थ्योरी दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अस थ्योरी इन द एग्जाम, दे विल आस्क अस द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, दे विल गिव अस some principles, then a factual situation, then 4 options. We have to read the principle, then we will apply that principle on those factual conditions, and then we will deduce a answer. So we will, after reading all the concepts of law of contracts, then we will practice some questions, then उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कंसेप्ट एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो अब हम अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल
प्रोसीडिंग्स। क्या है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। इसमें क्या होता है कि भाई लीगल प्रोसीडिंग भी हर इंसान का राइट है। कोई एग्रीमेंट अगर मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच में, और ए उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं, उस कॉन्ट्रैक्ट से कंप्लाई करता, उसकी परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो बी के पास राइट है कि वो कोर्ट जा सकता है। और ऐसा कोई भी क्लॉज अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में है कि अगर कोई भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को अगर परफॉर्म नहीं करती तो दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती, तो वैसा जो वो क्लॉज है वो क्लॉज वॉइड माना जाएगा। उस एक्सटेंट तक वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अब देखिए, सपोज करिए कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको 1000 kg राइस सप्लाई करूंगा, ठीक है। पर अगर मैं सप्लाई नहीं कर पाता हूं या फिर आप मेरे 1000 kg राइस के पैसे नहीं दे पाते हैं, तो कोर्ट में केस नहीं जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये लॉफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास राइट है कोर्ट में जाने का। सपोज करिए ए ने बोला बी को कि मैं सच एंड सच डेट को आपको इतना राइस दे दूंगा, बी ने उस हिसाब से आगे से ऑर्डर्स ले लिए। अब ए ने बी को राइस प्रोवाइड नहीं किया तो बी को तो लॉस हो जाएगा ना, वो कहां से अपने डीलर्स को राइस ला करके देगा। तो बी के पास फिर एक ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकता है कंपनसेशन के लिए। वैसे ही अगर ए ने 1000 kg राइस बी को दे दिया और बी उसे बेच नहीं पाया और बहुत टाइम तक वो वापस कंसिडरेशन जो अमाउंट है मनी का वो नहीं दे पाया, तो ए भी कोर्ट जा सकता है। तो ये होता है आपका एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। अच्छा, इसका एक एक्सेप्शन होता है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्लॉज है कि अगर कोई भी लीगैलिटी पे पॉइंट उठता है, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है या ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें हमें कोर्ट जाने की जरूरत पड़ रही है, तो दोनों पार्टीज ये डिसाइड कर सकती हैं कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, ना कि कोर्ट में। तो ये चीज जो है वो वैलिड है। क्यों? क्योंकि वहां पे एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग नहीं है, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए कि लीगल प्रोसीडिंग में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होना चाहिए, ठीक है। कैसा रिस्ट्रेन होना चाहिए? एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होना चाहिए, पार्शियल रिस्ट्रेन नहीं। अब देखिए क्या होता है कि आर्बिट्रेशन भी एक लीगल प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रेशन कोर्ट्स भी होते हैं। तो अगर वो आर्बिट्रेशन में जाते हैं और वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो भी कंपनसेशन आर्बिट्रेशन कोर्ट अवॉर्ड करेगा हमें वो मान्य होगा, तो उसमें कोई एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है। उन्होंने मना तो नहीं किया ना कि हम कोर्ट जाएंगे ही नहीं, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर से सॉल्व करवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो वॉइड है। लेकिन अगर वहीं एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है तो वो जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। जैसे कि सपोज करिए एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन का मैं आपको बताता हूं। एक इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। क्या है? इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी ने से ए ने फायर इंश्योरेंस करवा रखा है अपने घर का। घर में आग लगती है और ये इसका घर जल जाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या क्लॉज डाल रखा है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है अपना इंश्योरेंस क्लेम करना है, वरना उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ए जो है वो 3 महीनों तक सोता रहता है और जाता नहीं है, और जब वो चौथे महीने में जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अब आप किसी भी तरीके का कोई भी कंपनसेशन क्लेम हमसे नहीं कर सकते। तो भाई ए बोलता है मैं ठहरा वकील, मैं तो जाऊंगा कोर्ट, मैं तो पैसा लेकर के ही रहूंगा। तो इन वकील साहब को कोर्ट क्या बोलती है कि भाई आपको कोई भी एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं लगाया गया था, और क्योंकि 3 महीने निकल गए हैं अब आप उसमें केस नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि भाई आपके पास 3 महीने हैं पैसा लेने के लिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मतलब पैसा नहीं मिला है तो आपके पास 3 महीने हैं, आप 3 महीने में जाइए और केस फाइल करिए हमारे ऊपर। 3 महीने बाद अगर आप केस फाइल करेंगे तो हम फिर एंटरटेन नहीं होंगे। तो क्या ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन है? उसके पास 3 महीनों का टाइम था केस फाइल करने के लिए, वो चाहता तो 3 महीनों में कभी भी केस फाइल कर सकता था, पर उसने नहीं किया। तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है, एक पार्शियल रिस्ट्रेन है। और हमेशा हमने क्या बात करी कि लीगल प्रोसीडिंग्स के रिस्ट्रेन में एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन होना चाहिए। तो क्योंकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन नहीं है तो
कोर्ट ने मना कर दिया उसे किसी भी तरीके का कंपनसेशन दिलाने से। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने बाद केस फाइल करने गया था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला था कि आप 3 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करिए। अगर आप 3 महीने के अंदर अंदर केस फाइल करेंगे तो हम लायबल होंगे, हम आएंगे, हम भी केस लड़ेंगे, पर 3 महीने के बाद हम तो केस ही नहीं लड़ेंगे। और कोर्ट ने कहा कि ये एक पार्शियल रिस्ट्रेन है और ये सही है। तो ये होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। समझ रहे हैं? तो 3 तरीके के रिस्ट्रेन की बात हमने करी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। ठीक है। अब चौथा जो ऑब्जेक्ट आता है जो कि लॉफुल नहीं माना जाता वो है अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। क्या है? अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। अब अनसर्टेन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं भाई? ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो अनसर्टेन है वो लॉफुल नहीं माना जाता। अब अनसर्टेन एग्रीमेंट्स होते क्या हैं? अनसर्टेन एग्रीमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो अनसर्टेन एग्रीमेंट्स ये होते हैं जिस पर टर्म्स जो है वो सर्टेन नहीं होते। सपोज करिए एक्स हु डील्स इन ऑयल, एक्स हु डील्स इन ऑयल, उसे वाई बोलता है कि आई वांट 1000 टन्स ऑफ ऑयल। ठीक है। अब एक्स जो है वो 6 तरीके के ऑयल्स में डील करता है, तो क्या ये सर्टेन है कि उसे कौन सा ऑयल चाहिए? अगर आप एक्स की जगह होते तो आप बता सकते थे कि वाई को कौन सा ऑयल चाहिए? जी नहीं। तो ये जो जिस चीज में चीजें अनसर्टेन होती हैं वो लॉफुल ऑब्जेक्ट में नहीं आती, बेसिकली वो एग्रीमेंट वॉइड होता है। दूसरा, आप ये मानिए कि एक्स वाई को बोलता है कि मुझे 1000 टन्स ऑयल चाहिए और वाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में डील करता है। तो एक्स वाई को बोलता है कि मुझे 1000 टन्स ऑयल चाहिए और वाई सिर्फ सनफ्लावर ऑयल में डील करता है, तो फिर चीज सर्टेन है कि हाँ भाई एक्स को सनफ्लावर ऑयल चाहिए 1000 टन्स, तो वहां पे एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। लेकिन जहां पे 6 तरीके के अलग अलग ऑयल्स में आदमी डील कर रहा है और आप बोल रहे हो कि भाई 1000 टन ऑयल दे दे, तो अगर वो 1000 टन 6 ऑयल भेज देगा तो 6000 टन ऑयल हो जाएगा, तो वो अनसर्टेनिटी को लेके वॉइड माना जाएगा। तो ये होता है आपका अनसर्टेन एग्रीमेंट्स। ठीक है। अब ये मानिए कि सपोज करिए कि इसमें एक और चीज आती है कि फ्यूचर को लेके अगर कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, जो चीज फ्यूचर में होने वाली उससे रिलेटेड, तो वो भी अनसर्टेनिटी में आती है कि एक्स और वाई 2 लोग हैं। वाई बोलता है एक्स से कि मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ, एक्स बोलता है ठीक है नेक्स्ट ईयर इस डेट पे, ठीक है, एक्स बोलता है वाई से कि नेक्स्ट ईयर में तुम्हें इस 100 सैलरी पे रख लूंगा, तो ये फ्यूचर एग्रीमेंट जो है वो भी वॉइड माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी है, नेक्स्ट ईयर क्या हो जाए किसे पता है? क्या आपको पता है? क्या मुझे पता है? जी नहीं। तो ऐसे फ्यूचर एग्रीमेंट्स जो कि सर्टेन ना हो वो भी वॉइड माने जाते हैं। ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला कि हम इनके क्वेश्चंस जब सॉल्व करेंगे तो इन्हें और अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है। तो अभी अनसर्टेन एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जिसमें जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? और फ्यूचर एग्रीमेंट्स जो कि जिसमें फ्यूचर सर्टेन नहीं है वो भी वॉइड होते हैं। ठीक, तो ये हो गई लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारे 2-3 ऑब्जेक्ट और ऐसे हैं जो कि लॉफुल नहीं माने जाते हैं, उसके बाद हमारा लॉफुल ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा।